एक दिन पहले ही मेरठ के एक युवक ने सऊदी अरब से एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने एक आरोप लगाया था कि वो यहाँ पे फंसे हुए हैं और किसी तरीके से उनको यहाँ से निकाला जाए। और वहाँ पर कुछ लोग इनको सीरिया जाने के लिए प्रेशर बना रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ पे आतंकी संगठन में शामिल हो जाओ और वहाँ पर जिहाद करो। वहाँ से किसी तरह से बचकर वापस लौटे अली मुर्तजा हमारे साथ हैं। अली मुर्तजा से बात करते हैं कि क्या उन पर बीती है और क्या पूरा घटनाक्रम वहाँ का रहा। अली जी, आप दुबई वो आप जो सऊदी गए थे, कब गए थे और क्या क्या पूरा घटनाक्रम हुआ? देखिए, मैं 26 तारीख को यहाँ से गया था। हम्म। 24 तारीख को मुझे यहाँ से जाना था। किसी कारणवश वो मेरी फ़्लाइट और या होटल वगैरह वो नहीं कर पाए थे। 26 तारीख को इसने मुझे यहाँ से शाम के वक्त मुझे भेजा और रोज़े चल रहे थे। तो हमारे यहाँ रोज़ों का बड़ा मुक़द्दस महीना माना जाता है। और जो और वहाँ का कहने का ये है कि भी हज़ारों साल की भी इबादत के बराबर माना जाता है। तो मैं इस नियत के साथ में वहाँ गया कि भी मैं चलता हूँ। 2 तारीख तक वहाँ सब कुछ ठीक रहा, ईद वगैरह मनाई गई। और उसके बाद में जब मैं होटल आने जाने लगा, उससे पहले मेरा समय ज़्यादातर जो हरम है, मक्का है, उसी के अंदर बीतता था। मैंने इनसे कहा कि भी जब ये होटल में जब मैं आया, मैंने देखी तो कोई सफाई नहीं होती थी। 8-8 दिन तक कोई सफाई नहीं हुई, टॉयलेट साफ़ नहीं हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पाकी का बड़ा ख्याल रखा जाता है जब इबादत करते हैं। तो उनसे मैंने शिकायत करी तो उन्होंने कोई उस पे ध्यान नहीं दिया। और मैंने अपने एजेंट से कहा, उसने कहा चलो मैं व्यवस्थाएँ ठीक कराता हूँ। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने कुछ लोगों ने मुझे बताया कि बल्दिया की एक जगह है कि यहाँ पे आप कंप्लेंट डालेंगे तो आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। मैंने एक मेल भी मैंने डाला था, लेकिन उसका मुझे कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने अपने एजेंट से संपर्क किया। एजेंट ने मुझे हाजी सयाद का नंबर दिया। उसने क्या कि ये हमारे एक मिलने वाले हैं और ये उम्रा कराते हैं और ये आपकी मदद करेंगे। उस व्यक्ति से मैं मिला, वो मेरे होटल आया। उसने कहा कि भी मैं ही सब लोगों को यहाँ लेके आता हूँ। अब मैं आ गया हूँ तो मैं कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में वो व्यक्ति मुझे उसने कहा कि भी आपकी ज़ियारत हुई कि मेरी ज़ियारत नहीं हुई। उन्होंने कहा अपना पासपोर्ट दीजिए, मैं आपकी ज़ियारत कराऊंगा। पासपोर्ट ज़ियारत के नाम पे मैंने, क्योंकि मेरे एजेंट ने भी कहा था, मैंने इसलिए पासपोर्ट दे भी दिया। उसके बाद में उस व्यक्ति ने मुझे 2-3 दिन बड़ी गोल मोल मीठी मीठी बातें करनी शुरू करी। मुझे जिहाद की बातें बताने लगा, इंडिया में इस तरह का मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उसकी बात मुझे बताने लगा टीवी के माध्यम से कि ये हो रहा है, सीए एनआरसी में ये हुआ। मैंने बताया कि भी ये सब जो है देश में राजनीतिक मुद्दे हैं, चलते रहते हैं। संसद है, कानून है, न्यायपालिका है, वो अपना काम करेंगे, हमारा इससे क्या लेने देना, हम तो किसी और काम के लिए आए हैं। उसने कहा नहीं कि आप मेरे संगठन में शामिल हो जाइए, मैं सीरिया के लिए ऐसे ऐसे काम करता हूँ। आप मेरे साथ अगर काम करेंगे तो आपको बहुत नाम होगा। आप जैसे जो युवा हैं, यही अगर आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा। उसने मुझे प्रलोभन दिए। उसने मुझे बताया कि भाई आपको ऐसा करेंगे तो मैं आपको लड़ाका बना दूंगा, वहाँ पे कमांडर बना दूंगा, जो आपको वहाँ 50-50 100-100 लोगों की सेना आपके पीछे चलेगी, $50,000 आपको मिलेंगे। मैं आपका यहाँ से टिकट कर देता हूँ, ये जो आपका टिकट है ये डमी है, ये फर्जी है। मैंने क्या, आपने तो मुझे बताया था उन्होंने, ये हमारे लोगों का काम है, हम कैसे भेजते हैं, ये हमारा काम है। हम तुम्हें यहाँ दुबई के रास्ते से वहाँ भेज देंगे, हम तुम्हारे परिवार वालों से सब सब कांटेक्ट कराते रहेंगे। मैंने उसके असहमति दिखाई तो उसने मुझे कहा आप सोच के बताना, कल मैं बात करता हूँ। फिर उसने मुझे अगले दिन फिर रात को मुझे टॉर्चर किया। उसके बाद मैंने अपने एजेंट को बताया कि भी ये जो एजेंट है ये मुझे इस तरह से परेशान कर रहा है। ये ना मुझे ज़ियारत के नाम के इसने पासपोर्ट ले लिया है, तो भाई मेरा इससे टिकट करा दे, मैं यहाँ नहीं रहा। उसने कहा कि वो मजाक कर रहा होगा, ऐसी ही हंसी मजाक कर रहा होगा और कोई बात नहीं है। मैंने 2-3 दिन उससे बर्दाश्त किया और जब कंट्रोल से बाहर हो गया तो मैंने प्रेशर किया है। इसने मुझे बताया कि नहीं, कि अभी तुम 1-2 दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारा व्यवस्था सब ठीक करा दूंगा, इस पे मेरे पैसे फंसे हुए हैं, मेरे पैसे भी निकल जाएंगे और आपका भी काम हो जाएगा। अब मेरे भी हाथ में कुछ नहीं है कि मैं भी बहुत दूर बैठा हूँ। अच्छा, मैं मेरा एजेंट मुझे आश्वासन देता रहा तो मुझे भी कोई ऐसी कोई खास नहीं आई। लेकिन 8 तारीख को इसने मुझे कहा कि भाई अब तुम्हें मैंने फाइनल वार्निंग दे दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें अंजाम भुगतना होगा। मैंने कैसा अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने कहा आप अपने परिवार का मुंह नहीं देख पाओगे, हम तुम्हें फंसा देंगे, हम तुम्हें मरवा देंगे। मैंने कहा भी आप मेरे साथ में इस तरह की हरकत मत करो, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। उसने कहा मैं तुझे मदीना भेज रहा हूँ, वहाँ जा। उसने मुझे एक बस में बिठाया, एक आजम नाम का आदमी के साथ, उनका वो तुम्हें मिलेगा।
सब वहाँ पाकिस्तानियों के कंट्रोल में था, देख रेख में। मैं मदीना आया, मेरे पास में ऑप्शन भी नहीं था कोई, मैं चला आया, क्योंकि मेरे एजेंट से मेरी बात हो रही थी, वो आश्वासन दे रहा था नहीं कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, तो मैं पासपोर्ट दिलवा दूंगा, वीज़ा टिकट दिलवा दूंगा। मैं जब वहाँ आया तो उस बस में 30-40 आदमी थे, जिन्हें 2-3 जगह उन्हें उतारे। मुझे आजम नाम का जो लड़का था वो एक अलग जगह ले गया कि आप मेरे साथ रहोगे। 2 दिन उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। उसने कहा आपने बात नहीं मानी, तुम आपको मरवा देंगे, ये करा देंगे। मुझे बहुत तरीके से धमकाया गया। फिर मैं किसी तरतीब से, मैं एक दिन शाम के वक्त मैं अपना मोबाइल लेके पेशाब के बहाने से मैं निकल आया और मैंने वो वीडियो बनाई जो मैंने सोशल मीडिया पे डाली। उस सोशल मीडिया को के कुछ कुछ देर वायरल होने के तुरंत बाद ही एक मेरे ही गांव के लड़के का मुझे फ़ोन आ गया सोशल मीडिया पर कि कहाँ हो। मैंने बताया ये जगह, उन्होंने कहा कि मैं 1.5 किलोमीटर की यहाँ से दूरी है, मैं बस लेके आता हूँ। वो बस लेके आया, उसके साथ 2-3 लोग और आए। उसने आके जहाँ मुझे रोका हुआ था, उसने वहाँ थोड़ा सा हंगामा किया और उसने बताया कि वो अरबी जानता था। तो कुछ जो वहाँ लोग थे उन्होंने बताया बताओ क्या मामला है। तो उन्होंने कहा ये एक पासपोर्ट यहाँ पड़ा तो है, मुझे नहीं पता किसका है। जो आजम खान नाम के लड़के ने कहा कि मुझे नहीं पता किसका था, ये तो यहाँ पड़ा हुआ था। उन्होंने पूछा कि ये आदमी कहाँ गया, उन्होंने कहा जी ये आदमी तो 8 तारीख के बाद नहीं देखा हमने। खैर वो नए नए बहाने बनाने लगे। वो लड़का मुझे पासपोर्ट लेके अपने रूम पे ले आया। फिर उसने मेरा 13 तारीख का टिकट किया। फिर वहाँ कुछ जब सोशल मीडिया पे ये बात फैलती रही तो कुछ लोगों ने क्या कि भी इनके जो नेटवर्क होते हैं वो बहुत पूरे वर्ल्ड वाइड होते हैं, ये आपको फंसा देंगे, आपके साथ कोई घटना करा देंगे। एक काम कीजिए, हम आपको ये टिकट ऐसे ही रहने दीजिए, हम आपको दूसरा टिकट भी करा देते हैं। उन्होंने फिर मुझे एक कल शाम का एक नया टिकट करा के दिया, जो कल मुझे फिर ये 3 बजे एयरपोर्ट छोड़ के आए। जो 6:30 बजे की फ़्लाइट थी और जो मुझे कुवैत, पहले कुवैत और कुवैत के बाद में दिल्ली 6:30 बजे आया। अब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे अनैतिक तरीके से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी व्यक्ति का, मुझे एक तरीके से धमकाया जा रहा है, जो मेरा अब मुझे लग रहा है कि मेरी जो सिक्योरिटी का एक बड़ा मुद्दा है, मेरे परिवार के लोगों की सिक्योरिटी का बड़ा मुद्दा है। वही मुझे फंसाने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि वो सीरिया, जब जो आदमी सीरिया तक नेटवर्क चला सकता है उसके लिए देश में कितनी बड़ी बात है। तो मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी जो सिक्योरिटी है, मेरे परिवार की सिक्योरिटी है, वो मुहैया कराई जाए, सुनिश्चित कराई जाए। और ये जो हाजी शहजाद है, जो सहारनपुर का बताता था, ये रुड़की का रहने वाला है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जाए। NIA और वगैरह से इसकी जांच कराई जाए। और इसने मुझे अपने मोबाइल में वीडियो दिखाता था कि मेरे पास 10-10 फॉर्च्यूनर हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, मैंने 250 करोड़ की संपत्ति कमाई है, आपको भी इतनी ही कमाएंगे। मुझे इसने बहुत संपत्ति का लालच दिखाया। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये देश के खिलाफ जो ये हाजी शहजाद जो गतिविधि चला रहा है, भारत सरकार इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। तो अली मुर्तज़ा, जैसे आपने बताया कि आपको ब्रेन वॉश कर रहे थे, आपको तरह तरह के ख्वाब दिखा रहे थे कि आप इतना संपत्ति कमा लोगे, है ना, लड़ने के लिए आपको कहा जा रहा था कि सीरिया में जाइए, जिहाद कीजिए। किस तरीके से ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है? जो यहाँ न्यूज़ में जो मुद्दे चल रहे हैं कुछ समय से, CA का, NRC का, वक्फ बोर्ड का, या कुछ और भारत के मुसलमानों से जुड़े मुद्दे हैं जिनमें विवादित हैं, कोई एक पक्ष कुछ कहता है, कुछ कहता है, जिसमें न्यायपालिका काम कर रही हैं, तो उस सब तरह के मुद्दों को बता के ये मजलूम साबित किया जा रहा था कि भाई आप इस तरह का, आप पे जुल्म हो रहा है, आप इनसे बदला लो, आप खड़े हो, आप नहीं होंगे तो कौन होगा। जबकि ये, भाई मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मैं तो इस चीज़ों को समझता हूँ। कोई बेपढ़ा आदमी हो तो वो तो आदमी एक बार को के इनकी बातों में आ भी जाए, तो मैं तो ये चीज़ें समझता हूँ। तो क्या, जैसे कि बता रहे कि आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि भारत की घटनाओं को लेकर के, लेकिन भेज आपको सीरिया रहे थे, क्या ऐसा भी कोई दबाव था कि भारत में जाके कि कुछ इस तरह की हरकतें करो आप? उन्होंने बताया कि पहले हम दुबई के रास्ते आपको सीरिया भेजेंगे, फिर आपकी वहाँ ट्रेनिंग होगी, फिर वहाँ से आपको तय करा जाएगा। लेकिन मैं उसकी बात पे वो आगे मैं सहमत ही नहीं था। तो उसकी बातों में कि वो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं सहमत ही नहीं था उसकी बातों पे। तो वो मुझे ज़्यादा, फिर मैं इसलिए डीपली मैं उसमें घुस ही नहीं पाया कि भी मैं जब जो चीज़ में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, जो चीज़ के लिए मैं आदमी हूँ ही नहीं, भाई मैं जो मेरे दिल ही गवाही नहीं देगा तो मैं उसमें। लेकिन मुझे ये सीरिया भेजने के लिए, कमांडर बनाने के लिए, 250 को, 300 को, 500 को आदमी बनाने के लिए मुझे लालच दिया गया, फोर्स किया गया, डराया गया, धमकाया गया। ये हाजी शहजाद नाम का व्यक्ति है। तो आप अकेले तो बंदे थे नहीं जो अभी गए हैं, आपसे पहले भी लोग जाते रहते होंगे, युवा यहाँ के जाते रहते होंगे। क्या आपको लग रहा है इतने दिन उनके बीच में रह के बातचीत करके कि क्या ये पूरा गिरोह है इस तरह का जो इस तरह से तैयार करता है लड़ाकों को? देखिए मैं यहाँ से मैं तो पहली बार गया, अकेला गया।
और मेरे साथ में कोई और भी नहीं गया। वहाँ और भी लोग जो पूरे देश दुनिया से आए हुए थे, सभी देशों के लोग थे, वहाँ उनमें मुझे कुछ ऐसा माहौल नहीं चमका। अकेला ये व्यक्ति था जो इस भूमिका में था, और किसी व्यक्ति ने इस तरह की कोई बातें नहीं, क्योंकि वहाँ आदमी ऐसी बातें सोचना भी पाप माना जाता है, करता भी नहीं है। सोचना भी बहुत बड़ी बात है। इस व्यक्ति की मानसिकता थी इस तरह की। इसने मुझे बताया कि मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, 1500 लोगों को मैं हर साल लाता हूँ, उनमें से जो काबिल लोग होते हैं मैं उन्हें चुन के निकालता हूँ। अब मुझे उसने कहा कि मैं हर साल 20, 30, 50, 100 जितने लोग ट्रेन हो जाते हैं मैं उन्हें भेजता हूँ। अब मैं तो नहीं कह सकता क्या कि कितने पर्टिकुलर, लेकिन मैं तो वो बता रहा हूँ जो उसने मुझे बताया। उसने मुझे जो भी प्रलोभन दिए मैंने उन सब डिनाई कर दिया। मतलब कहीं ये सारी बातों से ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ से जो जाते हैं, उम्रा करने के लिए जा रहे हैं या हज करने के लिए जा रहे हैं, उनको बरगला करके एक तरह से आतंकी पूरे तैयार कर रहे हैं इस तरीके से? देखिए, हो सकता है कि जो लोग बेपढ़े हों, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो ऐसी चीज़ों को समाज में नहीं मानेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग आ जाएं इसके उसमें, क्योंकि जब अगर ये कर रहा है, जब आदमी कोई प्रयास करता है तो अपनी, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ें हों चाहे वो नेगेटिव चीज़ें हों, तो सफल तो होता ही है। मेरे सामने तो कोई नहीं गया, लेकिन मुझे फोर्स किया गया, उसने मुझे बताया तो कर ही रहा हूँ। शहजाद के बारे में आपको क्या पता लगा कि और कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्या इसका प्रोफाइल है? नहीं, मैंने ज़्यादा कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि मेरा पासपोर्ट उसके पास था, मेरा एजेंट मुझे बराबर आश्वासन दे रहा था। तो लेकिन मुझे ये खुद इसी ने मुझे खुद शहजाद ने ही मुझे बताया कि भाई मैं इस तरह से भी काम करता हूँ लोगों के खिलाफ, जो देश में जो सरकार जो मुसलमानों पर जुल्म कर रही है उसके खिलाफ हमें खड़े होना है, जिहाद करना है। क्योंकि ये चीज़ें मेरे टॉपिक में थी ही नहीं, तो मेरी चीज़ मैंने कभी ना हमारे कभी किसी परिवार में, कभी किसी समाज में ना मैं कोई करता है, ना सुनी है, ना पढ़ाई जाती है, तो हमारा कभी कोई सब्जेक्ट रहा ही नहीं, तो जब मुझे कभी इसमें इंटरेस्ट उसकी बात में आया ही नहीं। तो लेकिन ये है कि मैंने उसकी बात जब नहीं मानी है तो उसने मुझे खूब प्रताड़ित किया है, मेरे साथ में उसने खूब बदतमीजी की है, मारा पीटा गया है, सारे काम उसके। तो शहजाद ने क्या कुछ वीडियो वगैरह भी आपको दिखाई कि जिसमें ट्रेनिंग वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें हों? उसने मुझे अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ, पेट्रोल पंप, उसने 250 करोड़ के बंगले, कोठी, उसने बताया कि मेरा बहुत बड़ी रसूख है, आप ये दिखाइए। क्योंकि मैंने अगर वो चीज़ें मैं तो जब देखता, जब मेरा कोई इंटरेस्ट होता, मैं तो उसे मना ही कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, अभी मुझे मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसने मुझे अपनी जो उसकी यहाँ चमक दमक थी, उससे मुझे प्रभावित करने की कोशिश करी, जिसको मैंने मना कर दिया। और फिर मैंने जो मौका पाके मैंने भारत सरकार से एक गुहार लगाई थी अपने वीडियो के माध्यम से। कुछ लोगों ने जो आए मेरा साथ दिया, मुझे वहाँ से निकालने में मेरी सहायता करी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आप वापस आ गए हैं, क्या लग रहा है उस वीडियो की बदौलत वापस लौट पाए हैं? किसका योगदान इससे? देखिए, वीडियो के माध्यम से जो लोगों ने साथ दिया, वीडियो ही एक बड़ा आधार रहा है मेरा आने का। अगर मैं वीडियो नहीं बनाने की हिम्मत कर पाता तो मुझे नहीं लगता कि मैं आसानी से यहाँ आता। तो आप क्या चाहते हैं आप इसमें? मैं चाहता हूँ ये जो हाजी शहजाद है इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करे भारत सरकार, इसके नेटवर्क की चेक किया जाए कि कैसे इसने इस तरह का इस तरह के अच्छे काम में, सामाजिक काम में किस तरह से ये इस तरह से आदमियों को बरगला रहा है, किस तरह से ये गलत नेटवर्क खड़ा कर रहा है। जबकि वहाँ से लोग सामाजिक जाते हैं, पूरी दुनिया का वहाँ एक पात्र, मुसलमानों का एक पाक जगह है ये। अगर वो इस तरह की जगह पे भी जाके अगर अपने नेटवर्क खड़ा कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे देश के, दुनिया के मुसलमानों को गंदा बुरा साबित करने के लिए एक बड़ा एक चाल थी इस व्यक्ति की। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे अली मुर्तज़ा, जो गए तो थे सऊदी अरब उम्रा करने के लिए, लेकिन वहाँ पर किस तरीके से ऐसे लोगों के बीच फंस गए जो इनको आतंकी बनाना चाहते थे, इनको सीरिया भेजना चाहते थे, जिहाद में शामिल करना चाहते कि किसी तरीके से वहाँ पे जाके जिहाद करो, और तरह तरह के इनको प्रलोभन भी दिए गए। लेकिन वो अली मुर्तज़ा की देशभक्ति थी या दिल में देशभक्ति का भाव था, जिसके कारण उन्होंने कोई ऐसी बातें ऐसे लोगों की नहीं मानी, और उसके बाद एक वीडियो वायरल करी। वीडियो वायरल करने के बाद उन्होंने गुहार लगाई, पीएम मोदी से गुहार लगाई, देश की सरकार से गुहार लगाई कि किसी तरीके से उनको वहाँ से निकाला जाए। उस वीडियो का असर ये हुआ कि आज अली मुर्तज़ा अपने घर पर पहुँचे हैं, और अब फिलहाल वे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं जो इनको जिस तरीके से इनको इतने दिन तक प्रताड़ना दी, इनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, इनको तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, ऐसे लोगों के खिलाफ अली मुर्तज़ा कार्रवाई चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।